दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि इंडियन पॉलिटी। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो नोट्स है जीके है ये बहुत ही कंसाइज है, बहुत ही छोटा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पॉलिटी से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इसको कृपया ध्यान से देख के जाइए और इसको फटाफट हम लोग, तो जैसे ही हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करते हैं उसमें जो पहला चीज़ होता है कि जो पॉलिटी है वो सोर्स का किसी मतलब उसका सोर्स क्या है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब एक दिन में तो कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं गया, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट होने में बहुत टाइम लगा और मेजर पोर्शन जो है वो ब्रिटिश का दिया हुआ है। तो इसलिए हम लोग शुरू से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। जो पहला चैप्टर है चैप्टर 1 वो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि पहला एक क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो ये बॉडी ऑफ रूल एंड लॉ, मतलब उसमें जो भी रूल है, जो भी लॉज बनते हैं, जो भी मैंडेट बनता है उसमें मार्क किया जाता है। और हिस्टोरिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होती है और फिर आकर के आज़ादी के बाद फिर अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने उसमें काफ़ी योगदान दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो पहले से चली आ रही थी उसको उन्होंने एज इट इज़ रखा। तो इसमें आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एक्ट वगैरह थे तो 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही, अब ये सब कंपनी रूल का है। पीट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ये जो है कंपनी, जब इसके पहले तो कंपनी का रूल था और कंपनी ही सारा कुछ करती थी, तो जो भी डेवलपमेंट हुए वो कंपनी के थे। उसके बाद जब 1857 का रिवोल्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है वहाँ की जो क्राउन है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने पास ले लेती हैं। तो उसके बाद जो भी एक्ट आते हैं उसको एक्ट पास ड्यूरिंग द क्राउन रूल। तो उसमें आप देखेंगे कि 1858 में जब सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर उससे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, फिर 909, 1909, फिर 1919, 1935, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और फिर फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब जो भी एक्ट दे ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC और ब्रिटिश क्राउन, तो हम एक एक बारी से देखेंगे क्या क्या उसमें प्रोविज़न्स थे और कैसे हुआ। बहुत ही अच्छे हैं इसमें से, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर हो जाता है। इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। तो पहला हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने अलाउ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को प्रभावित करेगी, रेगुलेट करेगी। तो ये एक्ट से आपको 73 के एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट का इसमें हस्तक्षेप स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अभी 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके बाद ये आए, उसके बाद ये कंपनी अपने हिसाब से जो करती थी। फिर जब 1757 में जब ये प्लासी का बैटल हो जाता है उसके बाद काफ़ी हद तक ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखने लगते हैं। इसके पहले तो ये इकोनॉमिक काम देखते थे, बिजनेस वगैरह करते थे। तो वहाँ के लोगों को भी लग गया कि अब भाई एडमिनिस्ट्रेशन है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का उसमें हस्तक्षेप चाहिए। तो इसीलिए जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको डिग्नेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए, गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले बंगाली केवल था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल करके फिर पूरे इंडिया को, मतलब इंडिया में जहाँ जहाँ की टेरिटरी थी उसको इसके अंडर में कर दिया। और काउंसिल बना दी 3 मेंबर की काउंसिल बना दी, सॉरी 4 मेंबर की काउंसिल। ठीक है, तो ये हो गया। और इस तरीके से जो वारेन हेस्टिंग्स थे वो पहले गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और प्रेसिडेंसी जो बॉम्बे और की वो उसके सबऑर्डिनेट, जैसे मैं बताया कि ये पूरे इंडिया को जहाँ जहाँ की टेरिटरी थी तो उसमें जो है मेजर पर्सन जो मद्रास वाला एरिया है और बॉम्बे वाला एरिया है इसको जो है, और ये बंगाल आपका है,
तो इन्होंने इसको जो है इसका सबऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1773 में तो ये आता है, लेकिन 1774 में इसी एक्ट के थ्रू एक कोलकाता में, कलकत्ता उस समय था, एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट वो उस ज़माने का सुप्रीम कोर्ट था, और चीफ जस्टिस और 3 जज उसके साथ दिए जाते हैं। एलिजा इम्पे जो है, पहले ये नाम पूछता है कभी कभी, तो वो याद रहेगा, आगे हो सकता है कि हाँ आएगा भी आगे ना। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो एलिजा इम्पे थे, और 3 जो अलग और जज थे उनमें चैम्बर्स, ले मेस्ट्रे और हाइट। तो 4 लोग कौन कौन से हो गए? एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, ले माइस्ट्रे और हाइट। ये चारों नाम पूछता है। अब चीफ जस्टिस का नाम तो पूछ लिया था, इसके बाद अभी इसी को पूछेगा। और इट वाज मेड मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू प्रोवाइड द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रेवेन्यू, सिटीजन, मिलिट्री एंड। और ये इस एक्ट के तहत इन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया कि आपको सारी जो चीज़ें हैं, रेवेन्यू, सिटीजन और मिलिट्री, ये सब आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना। अब इसके बाद जो इसका रिव्यू करने के लिए 1781 में एक और एक्ट आता है। तो इसमें देखिए, द एक्ट वाज रिमूव टू डिफेक्ट इन द रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था उसको रिमूव करने के लिए, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ कोलकाता जो थी बंगाल और बिहार, उड़ीसा को, और सर्वेंट ऑफ द कंपनी विच इज अर्लियर जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वॉर एग्जेम्प्टेड। और जो कंपनी के सर्वेंट थे वो पहले जुडिक्शन में आ रहे थे, उनको एग्जिम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, ये प्रोविजन हुआ। उसके बाद जो फर्दर आता है 1784 का पिट एक्ट। अब इसमें देखिए ये जो मेजर चेंज हो रहा है कंपनी के अफेयर्स में, ब्रिटिश क्राउन वाज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ कंपनी अफेयर। यहाँ पे इसको एक एक्ट के थ्रू बता दिया गया। और कॉमर्शियल और पॉलिटिकल दो बनाए गए, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल दो। अब इन दोनों को देख रहे हैं, और इसी की वजह से इसको डायरकी कहा गया। समझ रहे हैं? इसी की वजह से इसको डायरकी कहा गया। तो कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी और सेपरेट कर दिया गया। और डुअल गवर्नमेंट में क्या था? पॉलिटिकल और कॉमर्शियल था। और ये 1858 तक चलता रहा ऐसे ही। तो देखिए, जो डायरेक्टर आजकल कंपनी में डायरेक्टर होते हैं ना, कंपनी में भी डायरेक्टर होते हैं, तो वो लोग कॉमर्शियल देखते थे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो था, ये तो याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, दो बने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाए गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो पॉलिटिकल अफेयर्स देखते थे, और जो कंपनी के डायरेक्टर थे वो लोग कॉमर्शियल देखते थे। ठीक है, और द टेरिटरी ऑफ इंडिया वर नाउ नेम्ड एज द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। अब देखिए इस तरह से हो रहा है। तो देखिए, अब रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर था बंगाल का, ये 58 से 60, फिर वैसे ये बीच में एक बार चला गया था, तो ये है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स, अब ये 1772 से 1774 तक रहता है, लास्ट गवर्नर बंगाल का है। और इसी समय में जो डेजिनेशन चेंज हो जा रही है, तो इसीलिए 1774 से 85 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रह रहा है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है, उसके बाद ये पहला, और ये इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है क्योंकि वो पहला और आखिरी वाला थोड़ा रहता है इंपॉर्टेंट। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया 1833 के एक्ट के अनुसार। ठीक है, इसलिए यहाँ पे विलियम बेंटिंग का नाम दिया हुआ है। आगे चलते हैं। लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लास्ट थे। फिर वहाँ से जब 1858 में फिर वायसरॉय की जो पदवी है वो चेंज हो जाती है, वायसरॉय नाम से हो जाता है। तो ये लास्ट थे और पहले वायसरॉय थे। फिर माउंटबेटन के समय में इंडिया आज़ाद हुआ तो वो लास्ट वायसरॉय थे। फिर उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और राजगोपाली जो थे वो इंडियन थे, पहले थे लेकिन इंडियन थे। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नर और जो भी उन लोगों का उससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी। अब हम फिर वापस से एक्ट पे आते हैं, चार्टर एक्ट पे आते हैं। तो आप देखेंगे कि अब हमने
1773 के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह था। 1784 में वो कॉमर्शियल अफेयर्स जिसमें डायरेक्टर थे, और पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सब हमने देख लिया। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 का। अब इसमें एक जो है 1792 का एक एक्ट रह गया है, इसको अगर आता है तो हम लोग कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब 1813 में आ जाते हैं। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें एक प्रोविज़न है कि 1 लाख रुपए एजुकेशन पे खर्च होगा, उसके बारे में इस एक्ट में कहा गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। और दिस एक्ट एंडेड द मोनोपोली, जो कॉमर्स करने का, जो व्यापार करने का जो मोनोपोली था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इंग्लैंड ने उसको, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको ऑथराइज़ किया था, तो उसमें देखा गया कि उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कोई भी जा कर के वो व्यापार कर सकता था, इवन इंडिया के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उसमें चाय को छोड़ दिया। चाय और ये जो देखिए अफीम, ओपियम, अफीम को छोड़ करके इन्होंने बाकी को सबके लिए अलाउ कर दिया। ठीक है, अब देखिए, और ये तो मैं बता चुका कि 1 लाख रुपए जो है पर ईयर एजुकेशन पे खर्च होगा। और अप्रूवल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज मेड मैंडेटरी, और जो भी लॉ बनेंगे तीनों गवर्नमेंट्स के, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के, ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अप्रूव, जैसे अभी आजकल होता है ना, लोकसभा से फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसको प्रेसिडेंट अप्रूव करता है, तो उसी टाइप का कुछ समझ लीजिए कि यहाँ जो लॉ बनेगा फिर उसको फर्दर उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अब आते हैं 1833 में एक एक्ट आता है, चार्टर एक्ट। इसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है, अब यहीं पे जो है गवर्नर जनरल जो बंगाल है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, यहीं पे बनेगा, नाम चेंज होगा दिस। अब ये जो चाय और अफीम पे जो ये लोग मोनोपोली और कर रहे थे, इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, दिस एक्ट एंड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कॉमर्शियल बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दिया। अब व्यापार को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करेगी, लेकिन मतलब अब सबके लिए खोल दिया गया। और कंपनी के जो चाइना से लिंक थे वो पूरा बंद हो गया। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ कि गवर्नर जनरल बंगाल जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। इस तरह से जो बेंटिक था वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। ठीक है, अब अगर देखिए, और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जिसमें 4 मेंबर पहले थे, जो हमने पीटीटी एक्ट में 1773 में देखे थे, वहाँ पे एक और मेंबर को ऐड किया जाता है, लॉ मेंबर को, यानी अब 5 हो जाते हैं। और वो जो पहले मेंबर कौन थे? मैकॉले थे। मैकॉले वही हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने मतलब मिनट्स दिया था, अपना व्यू दिया था, जिसकी वजह से इंग्लिश जो है, इंग्लिश मीडियम में इंडिया में एजुकेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैक्स मूलर वगैरह लोग थे, वो लोग चाहते थे कि संस्कृत से स्टार्ट हो, लेकिन फाइनली इंग्लिश से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और एक देखिए मेजर डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि एलन बरो जो था उस समय का गवर्नर जनरल था, उसके टाइम में स्लेवरी 1853 में आपका एबॉलिश हो जाती है। ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो पावर था वो सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये हुआ कि जो भी लेजिस्लेशन होगा उसको मेंबर्स लोग नहीं करेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग नो इंडियन वाज टू डिस्क्रिमिनेटेड। और यहीं पे आप देखिए 87 किसी के 87 के हिसाब से अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, बर्थ प्लेस, रेस, कलर के आधार पे नहीं होगा। तो ये 1833 वाला ही एक्ट है। और हमारा आर्टिकल 15 जाके पढ़िएगा, इसमें भी यही बात की गई है कि देयर शुड बी नो एनी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, बर्थ प्लेस, रेस, कलर, ये सब। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से लिया गया है, तो वो यहीं से उसका उसका मतलब उत्पत्ति यहीं से हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और गवर्नर जनरल को ऑथराइज़ कर दिया लॉ कमीशन बनाने के लिए। और फर्दर आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट जो है 1853 का, अब ये 33 का था। अब इसके बाद फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल सेपरेटेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब वहाँ पे दिया ना कि यहाँ पे था ना कि लेजिस्लेटिव पावर जो है सेंट्रलाइज कर दिया गया। अब यहाँ पे लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेशन मतलब कोई बिल वगैरह बनाना, कोई जिस पे कानून बनती है, और एग्जीक्यूटिव में जब ये कानून बन गया तो ये इसको लागू करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस एक्ट से सेपरेट कर दी गई। आज की डेट में सेपरेट है ना, मंत्री लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं और एमएलए एमपी वगैरह जो है कोई बिल वगैरह पास करके कानून बनाते हैं।
तो वो भी आप देख सकते हैं कि उसका ओरिजिन कहाँ पे है। ओरिजिन इसका चार्टर एक्ट 1853 का है। आगे चलते हैं। और उसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई, ठीक है, 1853 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लेजिस्लेशन देखेगी वो। फिर उसके बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। फिर जो है उसमें लिखा है आफ्टर फर्स्ट मॉडर्न द ब्रिटिश गवर्नमेंट नाउ पूरा कर लेती है, और इसको बोला जाता है गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। अब जो भी एक्सपेंशन थ्योरी थी, जो भी एक्विजिशन था, अटैक वगैरह था, वो सब इसके बाद से बंद हो जाता है। अब ये होता है कि अब जैसे भी हो मिल बांट के रहना है, मिल बांट के खाना टाइप का वाला यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यह दिस एक्ट एंड द कंपनी रूल, अब यहाँ से कंपनी रूल का ख़त्म कर दिया जाता है। अब डायरेक्ट जो है अब ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। और जो डुअल गवर्नमेंट क्विट इंडिया एक्ट में 1784 में स्टार्ट हुआ था, वो जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। डुअल गवर्नमेंट वही है, याद रखिएगा, कॉमर्शियल डायरेक्टर वाला और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है ना। अब इसमें दो पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। एक जो है जो गवर्नर जनरल रहेगा वो वाइसरॉय रहेगा, और एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो रहेगा वो ब्रिटिश में इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ इंग्लैंड में बैठेगा, उसको क्या बोलते थे, सेक्रेटरी बोलते थे, सेक्रेटरी, ठीक है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पे। और देखिए इसमें जो है अब ये जो वाइसरॉय है इसके पहले 4 मेंबर हुए, फिर एक मेंबर जो जुड़ा वो कानून वाला, अब उसको फर्दर बढ़ा दिया गया और उसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस था उसमें सॉरी ये जो है आपका एग्जीक्यूटिव है, सॉरी, और ये जो सेंट्रल बनी है, असेंबली बनी है, उसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिया गया। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस ए 3 इंडियन, अब जो उसमें घुसा रहा है उसमें राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मरवा रहा है 1862 में। यही लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है ना। इंडियंस को अलाउ कर रहा है इस एक्ट के थ्रू, उसके बाद ये इनको घुसा रहा है। और ये जो है यही एक्ट जो है वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस वगैरह जो आजकल राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है ना, वो जो है बिना लेजिस्लेशन के कहे हुए, बिना मतलब लेजिस्लेशन तो बिल बनाती है, उसके कहे भी ये इमरजेंसी के थ्रू ये ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, जैसा आज भी होता है। और उसको एक और राइट दिया गया कि न्यू प्रोविंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, और उसकी बाउंड्री चेंज, आज भी प्रेसिडेंट ये सब कर सकता है। समझ लीजिए इसको प्रेसिडेंट मान के चलिए वाइसरॉय को। और वाइसरॉय गिवन टू पावर इस्टेब्लिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोविंस, अब प्रोविंस लेवल पे भी आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं। ये जो है आज भी है, हालांकि उसमें पहले स्टेट इनिशिएट करता है। तो इसके बाद जो है आप देखेंगे कि सेंट्रल नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये जो बंगाल में 1862 में बंगाल में बन रहा है, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इसमें यूपी भी था उस टाइम तक, तो 1862 में बन रहा है वो भी, सॉरी 1866 में बन रहा है, और पंजाब में जो है ये 1897 में बन रहा है, ठीक है। तो ये उसकी प्रोविजंस है। अब हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन वगैरह की बात है, इनडायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। अब ये सब वही लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में तो ये सब कुछ होगा नहीं। इस एक्सपैंड द फंक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन काउंसिल मेंबर्स एंड गिव देम पावर टू डिस्कस बजट। अब जो काउंसिल बनी थी वो 1862 में इंडियंस को अलाउ किया गया। अब जो है यहाँ पे इनको बजट पे डिस्कस करने के लिए, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ये लोग नहीं कर सकते थे, वहाँ से एक्सप्लेनेशन ले सकते थे लेकिन क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछ सकते थे। वो अधिकार मिला इसमें 1909 में, और इसको मोर्ले मिंटो बोलते हैं। मिंटो साहब अपने वो थे, वाइसरॉय थे, मोर्ले जो है सेक्रेटरी थे, तो फिर ये दोनों लोग मिलकर कर देते, इसलिए इसको नाम दे दिया। देखिए लिखा हुआ मोर्ले जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर द इंडिया है, वो जो वहाँ लंदन में बैठते थे, और मिंटो जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन वाज मेड मेंबर ऑफ, अब देखिए अब जा करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन करते थे, जो लेजिस्लेटिव बिल बना के रख देगी, उसको जो उसके क्रियान्वयन कर जो करना है वो, तो इसमें जो है एंट्री हो रही है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो वो जो पहले इंडियंस थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रताप सिन्हा। इनको जो है ये मिला है 1909 के बिल के बाद, लॉर्ड मोर्ले मिंटो के, ठीक है। और
फर्स्ट इंडियन वायसराय कंट्रोल ही इंक्लूड एज ए लॉ मेंबर। अच्छा, ये जो जब इंक्लूड होते हैं तो इनको जो पदवी दी जाती है वो लॉ मेंबर की दी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम का आजकल नौटंकी चल रही है ना, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यहीं से जो है वो बीच पड़ गया। और सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम के लिए इन्होंने बना दिया। एंड दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया। यही सारा जड़ है। ठीक है, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का। 1909 का हो गया। हर 10 साल पे, ऑन एन एवरेज 10 साल पे ये लोग लेके आते थे एक्ट। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कवर होंगे, बहुत ध्यान से देखिए। और ये नोट्स बहुत अच्छा मुझे लगा, इसमें बहुत कंसाइज वे में बहुत अच्छे से सब दिया हुआ है। अब देखिए, इसको मॉन्टेक चेम्सफोर्ड बोलते हैं, वही ये सेक्रेटरी साहब थे और ये वायसराय साहब थे। अब ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई, इसको दोबारा पढ़ेंगे। अ पार्शियली रिस्पॉन्सिबल एट द गवर्नमेंट डायरकी। अब डायरकी जो है, अब वहाँ, अच्छा देखिए, जो फादर ऑफ डायरकी हैं इन्होंने लोइनल कर्टिस को बोला गया है। ठीक है, लेकिन स्टेट लेवल पे अब जो है, अब डुअल गवर्नमेंट, मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव रहेंगे और यहाँ पे वो रहेंगे, क्या नाम है, लेजिस्लेशन रहेगा। डुअल गवर्नमेंट आ रहा है, वो जो है आपका, मतलब सीधा से समझिए एमएलए और एमएलसी रहेंगे। डुअल गवर्नमेंट आ गया है। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो था डिवाइडेड जो है वो 2 सब्जेक्ट में कर दिया गया है, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे ये गवर्नर द्वारा किए जाते थे विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और द रिजर्व सब्जेक्ट भाई ये डायरेक्ट गवर्नर करता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। इसमें जो है कोई इसका रूल नहीं रहता था। ठीक है, और सॉरी, ये जो था ये बाई कैमरल था। सॉरी, ये बाई कैमरल का मैं बता दिया। बाई कैमरल जो है ये सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हो रही है, एमएलए एमएलसी वाला। डुअल गवर्नमेंट वो है जैसे सब्जेक्ट डिसाइड हो, जैसे आजकल होता है ना स्टेट और सेंटर में सब्जेक्ट अलग अलग डिसाइड होता है, शिक्षा पे आप करेंगे, हम करेंगे, वो चीज़ यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन, वो बाई कैमरलिज्म था जो मैं बता रहा था। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए सफरेज राइट, वोटिंग राइट, those who are paying tax, land tax and income tax, उनको some women also given the right to vote। और देखिए फर्स्ट टाइम तब ये क्वेश्चन बन जाता है कि सफरेज राइट सबको दे दिया गया 18 साल से ऊपर, तो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को दिया गया, सेलेक्टेड लोगों को दिया गया। ठीक है, और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो एक्सटेंड कर दिया गया सिख, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन पे। आप देखिए, मुस्लिम को तो 1909 में दे दिया था इन्होंने, अब ये सिख को दे रहे हैं, फिर यूरोपियन को भी बोल रहे हैं, फिर एंग्लो इंडियन को बोल रहे हैं। एंग्लो इंडियन मतलब जो जो हैं अंग्रेजी लेकिन इंडिया के मतलब हैं, और यूरोपियन तो यूरोपियन है ही। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीएफसी, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो जो है इसी एक्ट के थ्रू आया। और 1926 में, ये तो 1919 का एक्ट है, लेकिन 1926 में उसी एक्ट के थ्रू जो है वो जो है उसको क्रिएट कर दिया जाता है, पीएससी को क्रिएट कर दिया जाता है। और किसके रिकमेंडेशन पे, तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रहेंगी ना। अब चलिए आगे चलते हैं। और वही है कि कंस्टिट्यूट स्टैट्यूटरी कमीशन विच सबमिट रिपोर्ट आफ्टर द 10 ईयर्स इंक्वायरी, ये सब। अब देखिए, अब दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसको देख लेते हैं। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसके जो मेजर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो यहीं से लिया गया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए 321 आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 था आर्टिकल, 10 शेड्यूल था, तो हमारा 9 शेड्यूल था, सॉरी 8 शेड्यूल था उस टाइम ओरिजिनल में, अभी तो ज़्यादा है। तो ठीक है, और इट प्रोवाइड द ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि ये कभी हुआ नहीं, इसमें प्रोविंस रहेंगे, प्रोविंशियल नहीं। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया फेडरेशन किस एक्ट के थ्रू बना, तो 1935 के एक्ट के बना। ठीक है, और देखिए नेवर केम टू नहीं, मतलब कभी हुआ नहीं, लेकिन ये बनाया गया था इस तरह से। आगे चलते हैं, तो ये हमने देख लिया था। और डायरकी जो थी, जो सब्जेक्ट वाला था, वो उसको अबोलिश कर दिया, प्रोविंस लेवल पे उसको हटा दिया गया और उसको सेंट्रल लेवल पे कर दिया गया। तो आज भी है सेंट्रल लेवल पे कुछ चीज़ें सेंटर करती है,
फिर कुछ चीज़ें स्टेट करती है। तो ये हो गया डायरकी। और बाइकैमरलिज्म जो वहीं इंट्रोड्यूस हो गया था 19 सेंटर लेवल पे हुआ था, 1919 में हुआ था। उसको जो है अब प्रोविंस में ले आ रहे हैं, जिसमें एमएलए और एमएलसी होते थे, बाइकैमरलिज्म। तो उसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, बंगाल यूनाइटेड प्रोविंस, असम। तो कुछ में तो देखिए ख़त्म हो गया, जैसे बॉम्बे में तो है ही, बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में तो है ही, मद्रास में ख़त्म हो गया, बिहार में भी है, बंगाल में ख़त्म हो गया, यूपी में है, असम में भी ख़त्म हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली था। ठीक है। और जो फेडरल कोर्ट है, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है, वो 1937 में इसी एक्ट के आधार पे बनाया गया। आज का सुप्रीम कोर्ट, वो जो सुप्रीम कोर्ट है कोलकाता वाला, वो एक अलग है। ठीक है। आजकल जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो एक्चुअली में फेडरल कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम है सबसे, तो इसीलिए उसको सुप्रीम बोला जाता है। ठीक है। दिस एक्ट अबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश है। अच्छा, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश कर दिया गया, जो 1850 एक्ट के थ्रू बनाया गया था। ठीक है। एक्ट के थ्रू जो काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था ना, जिसमें मेंबर्स वगैरह थे, उसको हटा दिया गया और बर्मा जो है उसको सेपरेट कर दिया गया ब्रिटिश इंडिया से। 2 न्यू प्रोविंस उसमें क्रिएट किया, सिंध और उड़ीसा। उड़ीसा जैसे पहले तो बिहार 1912 में बंगाल में बिहार था, तो बिहार अलग हुआ, फिर फर्दर जो है उड़ीसा को अलग कर दिया गया और सिंध जो है उसको अलग कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे एग्जिस्टेंस होता है, कंट्रोल द करेंसी। ये देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब यहाँ पे 10% जो है लोगों को वोटिंग राइट मिल जाता है। इट प्रोवाइड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक कमीशन। अब वो जो पीएससी बना था, उसको जो है अब बना ही था, तो उसको फेडरल लेवल पे, मतलब यूपी पीएससी जो होता है ना स्टेट लेवल पे, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जॉइंट भी बना सकते हैं। वो इसी एक्ट के थ्रू आया था। उसके बाद जो मेजर एक्ट आता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें कुछ कुछ थे प्रोविजंस, उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये जो एक्ट है, ये ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म कर देता है, और जो डोमिनियन स्टेटस है उसको इंडिया और पाकिस्तान को, इनको इंडिपेंडेंट कर देता है। ठीक है। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, और उनको मतलब अलाउ करता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके अपने अपने देश का उस हिसाब से भी रख लीजिए। बोथ डोमिनियन और गिवन फ्रीडम टू द सेपरेट ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। दोनों डोमिनियन को यहाँ पे आज़ादी एक तरह से दे दी गई है, और ब्रिटिश सोवरेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट। और एक और चीज़ है कि इसने ये बोला कि जो प्रिंसली स्टेट है वो जहाँ पे चाहें वो इधर इंडियन डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। इट प्रोवाइड द गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन एंड प्रोवाइड एक्ट इट प्रोवाइडेड द गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और अभी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना तब तक इस एक्ट से वो गवर्नेंस चलेगा। उसके बाद जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और वो जो है वो कैबिनेट मिशन जो आती है उसके आधार पे ही होता है, और उसका जो मेंबर होते हैं वो 389 होते हैं, जिसमें से 296 जो है वो ब्रिटिश इंडिया को है, जिसमें 292 मेंबर जो है 11 प्रोविंस और 4 कमिश्नरी से होते हैं। ठीक है। जनरली जो है ये 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट मतलब की गई थी, उस हिसाब से कुछ रेशियो बनाया गया था। और सीट एलोकेटेड डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल कम्युनिटी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो ये मुस्लिम, सिख और जनरल, इस टाइप से तीनों को जो सीट का डिवीज़न हुआ था, इस तरह से हुआ था। और पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग हेल्ड हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था क्योंकि उनको सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था। फर्स्ट मीटिंग इसीलिए 207 लोगों ने किया था, क्योंकि उसमें कुछ मेंबर जो है मुस्लिम लीग वगैरह के भी थे। ठीक है। द प्रोविंस ऑफ हैदराबाद डिड नॉट पार्टिसिपेट इन वेस्टमिंस्टर असेंबली। द ओल्डेस्ट मेंबर सत्यानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है उसी दिन, और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेजर जो है मेन जो है प्रेसिडेंट इनको कर लिया जाता है, और एस.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट, और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट और नाम तीनों याद रहना चाहिए। और कितनी उसमें वुमेंस की संख्या थी, तो 15 थी। उनके नाम अगर याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि अब यूपीपीएससी को और पूछने को कुछ नहीं है, तो वो इसी तरह के नाम वगैरह अब थोड़ा डीप में जा रहा है पेपर को टफ करने के लिए।
तो देखिए विजय लक्ष्मी पंडित, ये तो काफ़ी फेमस है। सुचिता कृपलानी है, ये भी फेमस है। मालती चौधरी हैं, ये भी फेमस हैं। सरोजिनी नायडू भी हैं। हंसा मेहता, ये नाम याद कर लीजिए। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी फेमस हैं। पूर्णिमा बनर्जी हैं। रेणुका राय हैं। कमला चौधरी हैं। लीला रॉय हैं। बेगम एजाज रसूल हैं। अम्मू स्वामीनाथन हैं। जी दुर्गाबाई हैं। दक्षायनी वेलायुधन हैं और इन्नी मस्करेन है। ठीक है। 13 दिसंबर को 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है जवाहरलाल नेहरू उसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोल के पकड़ते हैं। और ये जो पास होता है अनएनिमसली होता है, मतलब बिना किसी विरोध के हो जाता है। ये 22 जनवरी 1946। ये डेट सारे आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। वेरियस कमेटी वगैरह बनती हैं, तो वो कमेटी हम लोग आगे देखेंगे। और कमेटी से क्वेश्चन बनता बहुत क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये पावर का है। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये दोनों के जवाहरलाल नेहरू बन रहे हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के पटेल बन रहे हैं। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान बनाने का काम है, वो अम्बेडकर को दिया जा रहा है, अम्बेडकर जी को दिया जा रहा है। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी, ये देखिए ये सरदार पटेल साहब को दिया जा रहा है। और फंडामेंटल राइट की जो सब कमेटी बन रही है वो JB कृपलानी जी को दी दे रही है। माइनॉरिटी की सब कमेटी जो है SC मुखर्जी को दी जा रही है। कमेटी ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर ये राजेंद्र प्रसाद जी को दिया जा रहा है। कमेटी ऑफ फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए जो कमेटी बनेगी उसके लिए जवाहरलाल नेहरू वगैरह जी आ जाते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के लिए राजेंद्र प्रसाद आ रहे हैं। एडॉक नेशनल फ्लैग के लिए राजेंद्र प्रसाद जी आ जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब कमेटीज जो हैं ये पूछता है, ये आपको याद रहना चाहिए। 29 अगस्त 1947 को आप देखेंगे कि 15 अगस्त को देश आज़ाद हो गया। उसके बाद जो है 29 अगस्त को ये भीमराव अम्बेडकर जी को इसमें नॉमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी उसके बाद बनती है, कहने का मतलब ये हुआ। और भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इनको चुना जाता है। और द फंक्शन ऑफ द कमेटी, ये जो है एडवाइज़र तो BN राव साहब थे ही। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है अपना रिपोर्ट जो है 21 फरवरी 1948 को देती है। तो 29 अगस्त को ये फॉर्म होती है और 21 फरवरी को ये जा करके, ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर लोग थे। तो चेयरमैन तो अपने अम्बेडकर जी थे। उसमें मेंबर देखिए N गोपाला स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सदाउल्ला थे और N माधव। इन्होंने रिप्लेस किया BL मित्रा को, क्योंकि उनका डेथ हो गया था। और कृष्णमाचारी जो है ये खेतान साहब को। तो मित्रा और खेतान ये लोग जो है बीच में ही इनकी स्वर्गवास हो गया था, इसलिए इनकी जगह कृष्णमाचारी और माधवराव जो है इसमें इनको एंट्री मिल जाती, मेंबर थे। तो टोटल कितने लोग थे? टोटल मेंबर जो है 7 थे, 6+1। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज स्टार्टेड इन 4 to 9 नवंबर 1948 में पहली रीडिंग स्टार्ट होती है। सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को से 17 अक्टूबर 1949 तक चलती है। थर्ड रीडिंग जो है 14 नवंबर से 1949 से, तो 3 रीडिंग का इसमें दे दिया गया है। और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, आप लोग कमेंट कीजिए, अभी पढ़ें जस्ट ऊपर। टोटल 15 आर्टिकल जो है, जिसमें सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, ये सब जो है उसी दिन इफेक्ट में आ जाते हैं। बाकी जो है वो आपका 26 जनवरी 1950 को आ जाता है। प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रेम्बल 468 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट। ठीक है। तो ये सब है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो 26 जनवरी को होती है। उस समय जो है 22 पार्ट था, 8 शेड्यूल था और 395 आर्टिकल था उस टाइम। 24 नवंबर 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जी को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है 24 जनवरी को। और उसी दिन आप देखेंगे कि 15 अगस्त को आज़ाद हो रहा है इंडिया, तो उसके पहले फ्लैग हमको चाहिए। तो 22 जुलाई 1947 को जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने फ्लैग डिसाइड कर दिया। और नेशनल सॉन्ग जो है और नेशनल एंथम जो है 24 जनवरी 1950 को डिसाइड हो रहा है। ठीक है। इंडियन मेंबरशिप जो है वो मई 1949 को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ले ली थी। ठीक है। अब देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हमको
पता रहना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। टेम्प्रेरी स्पीकर बने ये, परमानेंट स्पीकर बने राजेंद्र प्रसाद, टेम्प्रेरी स्पीकर बने सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। परमानेंट ये बन गए। वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? एस सी मुखर्जी। यही एस सी मुखर्जी जो है माइनॉरिटी कमेटी के सब कमेटी के जो है ये थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फंडामेंटल और माइनॉरिटी कमेटी के मेन प्रेसिडेंट तो सरदार पटेल थे, तो माइनॉरिटी में इनको बना दिया गया, और जो फंडामेंटल राइट के थे उसके कृपलानी थे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र किनको बनाया जा रहा है? बी एन राव साहब को बनाया जा रहा है। और टाइम टेकन 2 साल 11 महीना 18 दिन दिया जा रहा है, तो रटवाया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डिबेट 114 दिन, ये नया है, इसको याद कर लीजिए। टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? 63 लाख रुपया, 96,729 रुपया खर्च हुआ, ठीक। टोटल रीडिंग 3 बताया था, डेट वाइज हमने बता दिया था। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कितने, और फोर्स कितने बजे हुआ या कितनी तारीख को हुआ? 26 जनवरी को हुआ, ठीक है। एंट्रिंग गवर्नमेंट जो है, जो फॉर्म हुई थी एंट्रिंग गवर्नमेंट, वो कैबिनेट मिशन, इसी के आधार पे ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। और जो है डेट याद रखना चाहिए, 2 सितंबर को ये गवर्नमेंट बनती है, और 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी इसमें ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। देखिए एंट्रिंग गवर्नमेंट में जो कुछ मिनिस्ट्री थी वो दी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू थे एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग, होम मिनिस्ट्री पटेल साहब के पास थी। राजगोपाल एजुकेशन थे, लियाकत अली फाइनेंस थे, जोगिंद्रनाथ मंडल, इसमें मुस्लिम लीग मतलब आ गई थी, इसलिए ये सब। और आसिफ अली रेलवे थे, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, एस.सी. बाबा तो जाने ही जाते हैं, पावर के मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह डिफेंस के थे। आई चुंद्रीगढ़ जो थे कॉमर्स थे, और अब्दुल राब निस्तार जो है ये कम्युनिकेशन पोस्टल, और गजनफर अली खान हेल्थ, और जगजीवन लेबर थे, ठीक है। लियाकत अली, जोगिंद्रनाथ मंडल और आई चुंद्रीगढ़, अब्दुल राब नस्तर और गजनफर अली, ये सब जो है ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे। तो ये हो गए मुस्लिम लीग के, और ये हो गए, और ये लियाकत अली हो गए, ये सब जो है मुस्लिम लीग के थे। तो प्रिंसली स्टेट ऑल्सो ज्वाइन द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब ज्वाइन किया स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल। और प्रिंसली हैदराबाद ने नहीं किया तो उसको पुलिस एक्शन लेना गया, उसको ऑपरेशन पोलो बोलते हैं, तो याद रखना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है उसमें वो साइन किया था। और एंट्री गवर्नमेंट जो है 26 जनवरी तक काम किया। उसके बाद जब 1950 टिल गवर्नमेंट 1950 से तो शुरू किया काम करना, और 1951-52 में जब इलेक्शन हो गया तो इन्होंने, उसके बाद तो गवर्नमेंट बनी गई। तो ये था पहला चैप्टर दोस्तों, और ये चैप्टर आपको कैसा लगा? मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से मैंने कोशिश की है बताने के लिए, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ, और कमेंट कीजिए, और अपना कुछ फीडबैक है तो ज़रूर हमें बताइए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।